रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने उसकी सारी बेसिक्स और उसकी कुछ प्रैक्टिस कर ली थी कंप्लीट। कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे आज, और इससे हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ टिमोथी एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 30 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017 की ड्राफ्ट स्टेटमेंट है। उसका ग्रॉस प्रॉफिट है 8,50,000 और नेट प्रॉफिट है 4,60,000। It was subsequently discovered that an invoice of ₹37 was debited to the purchase, but the goods were received after the year end and were not included in closing inventory. आपने परचेजिंग की एंट्री की, आपने क्रेडिट टू परचेजेस एंट्री कर ली, परचेजेस टू क्रेडिटर्स, और फिर उसके बाद आपने क्लोजिंग स्टॉक की जब आपने कैलकुलेशन की तो क्लोजिंग स्टॉक में आपने वो 3700 रुपए की चीजें शामिल नहीं की, 3700 रुपए की चीजें शामिल नहीं की, तो आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडरस्टेट कर दिया। 3700 रुपए से क्लोजिंग स्टॉक को कम रिकॉर्ड किया गया। क्लोजिंग स्टॉक की क्या अकाउंटिंग एंट्री होती है वो अगर हमें पता चल जाए, हम वही अकाउंटिंग एंट्री 3700 रुपए से मजीद पास करेंगे, जिससे कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट रिजॉल्व हो जाएगा और हम लोग जो है वो इन्वेंट्री को भी एडजस्ट कर लेंगे और प्रॉफिट फिर उसके बाद उसका इंपैक्ट निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है, बेसिकली 3700 रुपए से अपनी क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री का जो है वो उसको रिड्यूस कर दिया है, वो कम रिकॉर्ड किया। इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, हमें इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी होगी, मजीद इन्वेंट्री, और मजीद इन्वेंट्री की अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 3700 से, क्या समझे, इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। इन्वेंट्री पहले कम रिकॉर्ड की हुई थी, हमने 3700 रुपए की मजीद इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी थी, क्योंकि वो इन्वेंट्री हमारे पास पहुंची नहीं थी, सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड मिली थी, लेकिन क्योंकि हमने उसको परचेज कर लिया हुआ था तो ये हमारी इन्वेंट्री है, हमें इन्वेंट्री में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब वो पूछ रहा है कि इससे प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये देखिएगा जरा, हम लोग हमेशा अपनी करेक्टिंग एंट्री आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सी आइटम्स हैं जो प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट करती हैं। ये इन्वेंट्री का अकाउंट, ये हमारा एसेट का अकाउंट है, ये हमारे प्रॉफिट को इंपैक्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट जो है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंट होता है। अब इसकी जो मर्जी नेचर हो, डेबिट हो, क्रेडिट हो, व्हाटएवर, हमने इसका जो इंपैक्ट है वो प्रॉफिट में एडजस्ट करना है। तो हर वो आइटम जो डेबिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, अगर वो डेबिट हो रही होगी तो हमने माइनस करना है, और अगर वो क्रेडिट हो रही होगी तो हमने प्लस करना है। यही बात की थी ना। तो ये क्रेडिट हो रही है, ये हमारे नेट प्रॉफिट में तो ऐड होगी, क्या ग्रॉस प्रॉफिट में भी ऐड होगी? तो इसका जवाब है जी हाँ, क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट से भी ऊपर आ रही होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स की आइटम। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स फिर ग्रॉस प्रॉफिट बनता है। तो इसका मतलब ये है कि आइटम से ऊपर वाली जितनी भी आइटम्स है वो सारी उस क्लोजिंग के टोटल को इंपैक्ट करती है। तो ये हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में भी ऐड होगा, तो हमारे नेट प्रॉफिट में ऐड होगा कितना, 3700, और ग्रॉस प्रॉफिट में भी 3700 ऐड होगा। तो उसने ये पूछा है कि बताएं कंप्यूट द करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट था 850,000 था, उसमें जब हम लोग 3700 ऐड करेंगे तो 853,700 हो जाएगा, और 460 में जब हम ऐड करेंगे तो 463,700 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ग्रॉस प्रॉफिट 853,700 एंड नेट प्रॉफिट 463,700, 3700 रुपए दोनों में ऐड हो जाएगा। अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी ऐड होगा, नेट प्रॉफिट में भी ऐड होगा। ये दो दफा ऐड होना नहीं है, हम लोग अलग अलग वर्किंग बना रहे होते हैं। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट में भी ऐड होना है, नेट प्रॉफिट में भी ऐड होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यही वाला, टिमोथी एंटरप्राइजेस का नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट जो है इन्होंने अलग अलग दिया हुआ। बेसिकली ये पहले ना एक बड़ा सवाल होता था, उन्होंने हर एडजस्टमेंट को अलग अलग करके उसका एक एमसीक्यू बना दिया। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट भी है, ग्रॉस प्रॉफिट भी है। इट वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट द ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड क्या होती है, कैरेज इनवर्ड होता है परचेजेस के ऊपर हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये हमारी किधर आती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आती है।
कॉस्ट ऑफ सेल्स में आती है ना, हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, तो ये कैरेज इनवर्ड है, ठीक है जी, ये हमारा एक्सपेंस है। उसने कहा जी कि इट वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड अमाउंटिंग टू ₹2000 वाज इंक्लूडेड इन ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड्स। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड हमारा कैरेज आउटवर्ड होता है। कैरेज आउटवर्ड हमारा सेलिंग एक्सपेंस है, हमारा सेलिंग एक्सपेंस है। तो हुआ ये कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड जो था वो हमने ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया। तो हमारी जो रॉन्ग एंट्री थी वो क्या होगी? रॉन्ग एंट्री थी कि हमने ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड अकाउंट डेबिट कर दिया था, कैश क्रेडिट किया था 200 रुपए से, 200 ही था जी, 2000, ठीक हो गया जी। इसको तो करें रिवर्स। जब हम इसे रिवर्स करेंगे तो हमारी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, टीपीटी आउटवर्ड अकाउंट क्रेडिट 2000 से। और करेक्ट एंट्री जो थी हमारी, करेक्ट एंट्री वो हम पास करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट 2000 से। जब हम रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री को आपस में एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल अकाउंटिंग एंट्री बनेगी वो बनेगी टीपीटी इनवर्ड अकाउंट डेबिट और टीपीटी आउटवर्ड अकाउंट क्रेडिट बाय ₹2000, ठीक है जी। अब जरा देखिएगा कि इसका हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कितना है? 850,000 था और दूसरा कितना था? 460,000। अब जरा जीपी के हिसाब से बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड अकाउंट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट क्या हमारे जीपी को इंपैक्ट करेगा? क्यों? क्योंकि ये नेट प्रॉफिट में, ग्रॉस प्रॉफिट में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ रहा होता है। ये क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होगा। क्या ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे आ रहा होता है, ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे आ रहा होता है, तो इसका इंपैक्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इनवर्ड अकाउंट का इंपैक्ट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट में, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड का इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से नेट प्रॉफिट के ऊपर भी अलग से इसका इंपैक्ट देख लेते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड जो है इसका इंपैक्ट भी आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड जो है वो नेट प्रॉफिट से ऊपर ही फॉल कर रहा होता है, और ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड का इंपैक्ट भी आएगा जो क्रेडिट हो रही। तो ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये 848,000 हो जाएगा, और जो नेट प्रॉफिट है इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, 460,000 हो जाएगा। पहले भी 460,000 था। तो हमने हर एक आइटम के ऊपर ये देखना है कि जो जो हमारी करेक्टिंग एंट्री की लाइन है क्या उससे हमारे उस आइटम के ऊपर फर्क पड़ रहा है कि नहीं। हम क्योंकि दोनों को पैरेलल एक ही सवाल में कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। हमने करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट और करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट और करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना है। तो जनाबे वाला, हम लोगों ने देखा ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड का इंपैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे होता है, हमने देखा वो डेबिट हो रहा था, हमने माइनस कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड का ग्रॉस प्रॉफिट में इंपैक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे नजर आ रहा होता है, इसलिए हमने उसका कोई इंपैक्ट नहीं लिखा। जहां तक नेट प्रॉफिट का ताल्लुक है तो नेट प्रॉफिट में तो सारे ही इनकम और सारे ही एक्सपेंसेस का इंपैक्ट आता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड नेट प्रॉफिट में से माइनस होगा क्योंकि वो डेबिट हो रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड जो है वो नेट प्रॉफिट में ऐड होगा क्योंकि वो लाइन आइटम क्रेडिट हो रही है। और अगर हम देखें कि एक ही चीज ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड और आउटवर्ड
नेट प्रॉफिट के अंदर प्लस हो रही है फिर माइनस हो रही है, तो नेट प्रॉफिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वी कैन से दैट कि इस जो एरर है उसको ठीक करने से हमारे नेट प्रॉफिट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आया, ठीक है। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर 2000 का डिक्रीज हो गया है। कैसे पता चला? हमने रॉन्ग एंट्री लिखी, उसको रिवर्स किया, करेक्ट एंट्री लिखी, फिर इसकी फाइनल करेक्टिंग एंट्री निकाली और उसमें देखा कौन कौन से अकाउंट्स शामिल हैं। जो अकाउंट डेबिट हो रहे थे अगर वो ग्रॉस प्रॉफिट पे इंपैक्ट करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दिए। जो अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे थे अगर वो ग्रॉस प्रॉफिट पे इंपैक्ट रखते हैं तो उसे ऐड करना होगा। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड हमारे ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं रखती, ठीक है जी। सो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 40 है, टिमोथी एंटरप्राइजेस वही 850 एंड 460,000 का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस और नेट। इट वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट सब टोटल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक शीट has been carried forward as 21,830 instead of, जो instead of के बाद होती है ना वो चीज एक्चुअल होती है, ये एक्चुअल है और हमने इसको 21,830 लिख लिया था। 21,830 लिखा है कैरीड फॉरवर्ड एज, लेकिन असल में ये 21,380 है। हमने ज्यादा लिख दी है, ओवरस्टेट कर दिया है। कितना ओवरस्टेट कर दिया है? 21,380 था, 21,830 लिख दिया है। 830 और 380 का डिफरेंस कितना होता है जी? 450। देखे ना, हमने 450 से अमाउंट ओवरस्टेट कर दी है। लिखी 830 थी, कितनी असल में? 380, 21,380। तो 450 रुपए से हमने अपना क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेट कर दिया है। यानी कि हमने जो क्लोजिंग स्टॉक टू कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो एंट्री की थी वो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट से कर दिया है, फिर थोड़ी सी हमें रिवर्स करनी होगी। तो 450 रुपीज से हम अपना क्लोजिंग स्टॉक रिवर्स करेंगे। हमारी क्लोजिंग स्टॉक की रिवर्सल की अकाउंटिंग एंट्री होगी जनाब, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्रेडिट डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट बाय ₹450। अब यहां पे देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट है, ये हमारे प्रॉफिट्स को इंपैक्ट करता है, नेट प्रॉफिट को भी और ग्रॉस प्रॉफिट को भी। ये 450 रुपए से डेबिट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट ये दोनों ही 450 इसमें से माइनस होंगे। तो 850,000 में से 450 माइनस करेंगे तो 849,550 और 459,550 आ जाएगा। दोनों में से माइनस होगा ये। Question 41. Draft income statement of Timothy Enterprises for the year ended 31 December 2017 shows gross profit of ₹850 and 460,000 का net profit। वही वाला सवाल आ गया, सिनेरियो वही हो गया। It was subsequently discovered that a receipt of ₹24,000 was credited to sales। कुछ पैसे आए थे वो सेल्स को क्रेडिट कर दिए। Receipt of 24,000 was credited to sales। It was already expected that this customer will avail the cash discount। सॉरी, एक लाइन बीच में मिस की है। The amount was received from a creditor। एक क्रेडिटर से ये अमाउंट हमें रिसीव हुई थी। Who availed a cash discount of 1,000। जिसने 1,000 का कैश डिस्काउंट भी अवेल किया था। On this payment, यानी कि 24,000 रिसीव हुए थे, 1,000 रुपया हमने कैश डिस्काउंट भी इसको दिया है। It was already expected that this customer will avail the cash discount at the time of sale। तो ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि डिस्काउंट सेल्स के टाइम पे अगर ये एक्सपेक्टेड हो कि कस्टमर जो है डिस्काउंट अवेल कर लेगा तो फिर हम लोग जो है वो नेट अमाउंट से सेल्स रिकॉर्ड करते होते हैं। देखिए उसने 24,000 दिया है, 1,000 रुपए का डिस्काउंट लिया है, यानी कि बेसिकली उसने 25,000 की परचेजेस की होंगी, 1,000 रुपए का हमने उसे डिस्काउंट ऑफर किया था। तो जब वो ये वर्ड कह देते हैं ना कि इट वाज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल्स, तो इसका ये मतलब है कि हमने इसकी जो सेल्स की एंट्री थी वो हमने ऑलरेडी नेट अमाउंट की ही की होगी।
नेट अमाउंट की ही की होगी और अब उसने हमें पैसे दिए। तो अब जरा इसकी रॉन्ग एंट्री की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो इसकी रॉन्ग एंट्री क्या पास की होगी हमने, वो उसने पहली लाइन में लिखा हुआ है। सवाल आगे भी है जी, सवाल आगे भी है, कंप्यूट द करेक्टेड प्रॉफिट, करेक्टेड प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है। तो इस सिचुएशन में जो रॉन्ग एंट्री हम लोगों ने रिकॉर्ड की होगी क्वेश्चन नंबर 41 की, वो क्या होगी? उसने ये कहा है इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट द 24,000 की रिसीव हुई थी, ये सेल्स को क्रेडिट कर दिए। बैंक डेबिट किया हमने, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, ये है हमारी कारस्तानी, क्रेडिटेड टू सेल्स। डेबिट साइड पे कोई एरर है या नहीं उसका उसने हमें नहीं बताया। इसका मतलब है कि डेबिट साइड बैंक को डेबिट करना था, वो हमने ठीक किया हुआ है। इसकी करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री क्या होनी चाहिए थी? इसकी करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए थी कि हमने इसको एट द टाइम ऑफ सेल्स जो रिकॉर्ड की थी एंट्री, वे मैं ऊपर लिखता हूं, हमने इसकी एंट्री की होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 24,000। 25,000 की चीजें थी, 25,000 की चीजें थी, 1,000 रुपए का डिस्काउंट था, हमें कंफर्म था कि ये डिस्काउंट हासिल करेगा, इसलिए हमने पहले ही जो सेल्स थी वो 24,000 की रिकॉर्ड की थी। ये हम लोगों ने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के टॉपिक में डिस्काउंट में पढ़ा था एक सिनेरियो कि अगर हमें ये पता हो कि ये बंदा जो है ये डिस्काउंट हासिल करेगा ही करेगा, तो फिर हम लोग इसकी अमाउंट जो है वो नेट करके लिखते हैं। किधर पढ़ा था मैंने? यहाँ पे आपको कोई डिस्काउंट सिनेरियोज बना के दिए थे, अब अल्लाह करे ये मिल जाएं। क्रैश कोर्स प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ये होगा जी। ये रहा। हमने बात की थी कि डिस्काउंट्स के केस में कैश डिस्काउंट वो वाला जिसमें कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा, हम नेट अमाउंट पे एंट्री रिकॉर्ड किया करेंगे। यानी कि अगर हमारी सेल्स 3 लाख की थी और हमने 6,000 का डिस्काउंट देना था और हमें यकीन था कि कस्टमर जो है वो डिस्काउंट अवेल कर लेगा, तो फिर हम लोग 2,94,000 रुपए के ऊपर डेटर टू सेल की एंट्री करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद जब वो हमें कैश देगा तो कैश टू डेटर नेट अमाउंट की एंट्री करेंगे हम। ठीक है जी। सेम गोज हियर। कि हमने जो एंट्री की हुई थी, हमने ऑलरेडी डिस्काउंट की एंट्री की थी डेटर टू सेल्स। अब करेक्ट एंट्री इसकी क्या होनी चाहिए? इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए बैंक टू डेटर्स। ठीक है जी। 24,000 से। और करेक्टिंग एंट्री क्या होगी जी? बैंक डेबिट होना था, बैंक डेबिट किया हुआ है, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग एंट्री में सेल्स को क्रेडिट किया हुआ है, तो सेल्स को हम डेबिट करेंगे 24,000 से और डेटर्स को हम क्रेडिट करेंगे 24,000 से। जहां तक सेल्स का ताल्लुक है तो ये तो सबसे पहली आइटम होती है, तो ये तो ग्रॉस प्रॉफिट को भी इंपैक्ट करेगी, नेट प्रॉफिट को भी इंपैक्ट करेगी। ठीक है। तो हमारी जो करेक्ट जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा ये उसमें से भी 24,000 माइनस होगा और नेट प्रॉफिट में से भी 24,000 माइनस होगा। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 850 में से 24,000 माइनस करके 8,26,000 बनेगा और 460 में से 24,000 माइनस करेंगे तो 4,34,000 बनेगा, 4,36,000। तो हमारा आंसर कितना किधर है जी? 436 और 826, ये वाला ऑप्शन ए। कंप्यूट द करेक्ट प्रॉफिट। तो यहां पे डिस्काउंट शामिल ही नहीं है क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेजिंग हमने उस अमाउंट को माइनस करके ही लिखा था। टिमोथी इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल चली जा रहे हैं, हम भी करते जाएंगे, हमने घबराना नहीं है। ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ टिमोथी एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, ग्रॉस प्रॉफिट 850, 460 का पहला तो पॉइंट बिल्कुल सेम है 42।
It was subsequently discovered that the purchase of office computer on 1 April 2017 amounting to rupees 42,000 was entered into the purchase account. हमने कंप्यूटर लिया था, परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया. Depreciation on the office computer is provided at the rate of 25%. डेप्रिसिएशन मेथड नहीं बताया तो स्ट्रेट लाइन मेथड हम अज्यूम करेंगे. ठीक है जी. तो जनाबे वाला ये तो होगी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि एक परचेजेस हमने किया था ऑफिस कंप्यूटर और उन्होंने उसको परचेजेस में रिकॉर्ड कर लिया. तो एक तो इसकी करेक्टिंग एंट्री होगी कि परचेजेस में से माइनस करेंगे, एसेट को डेबिट किया, परचेज क्रेडिट किया और अमाउंट क्या है जी 42,000. तो ये तो एक एरर था जो कि हमने ठीक किया, एरर ऑफ प्रिंसिपल था. एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करना था, आपने एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया. लेकिन हमने ट्विन एडजस्टमेंट्स का जिक्र किया था कि ट्विन एडजस्टमेंट्स ऐसी एडजस्टमेंट्स होती हैं जिसमें एक एडजस्टमेंट के साथ दूसरी एडजस्टमेंट भी सामने ही नजर आ जाती है. तो एसेट्स के केस में अगर उसने डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है तो हमने इसकी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी करनी है. तो इस एसेट की डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये एंट्री भी होगी. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री हमारी 25% के हिसाब से होगी. 42,000 का 25% और टाइम बेस्ड होगी क्योंकि 1 अप्रैल को परचेज हुआ है, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है. तो जनवरी, फरवरी और मार्च की डेप्रिसिएशन नहीं होगी, यानी कि 9 महीनों की डेप्रिसिएशन होगी. 9/12 कितनी बनती है जी? 42,000 का 25% बनता है 10,500. 7875. अब जरा देखिएगा, ये दो हमारी फाइनल करेक्टिंग एंट्रीज हैं. क्या एसेट्स का हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर इंपैक्ट होता है? जीपी और नेट प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट देखते हैं ना. जीपी हमारा जो है वो 850,000 है और नेट प्रॉफिट हमारा 460,000 है. क्या एसेट का हमारे जीपी और नेट प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट होगा? जी नहीं. क्या परचेज का हमारे जीपी और नेट प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट होगा? जी हाँ. परचेज ग्रॉस प्रॉफिट से भी ऊपर होता है, नेट प्रॉफिट से भी ऊपर होता है. परचेज क्रेडिट हो रही है तो हमारे जीपी में भी ऐड हो जाएगी और नेट प्रॉफिट में भी ऐड हो जाएगी. डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, क्या ये जीपी पे इंपैक्ट करेगा? जी नहीं. लेकिन क्या नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट करेगा? जी हाँ, क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे लिखा होता है. तो 7875 डेबिट हो रहा है, ये इसमें से हमारे प्रॉफिट में से माइनस होगा. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका एसेट का अकाउंट है, इसका ना जीपी पे कोई इंपैक्ट है ना नेट प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट है. तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 42,000 से इंक्रीज कर जाएगा तो 892,000 हो जाएगा. और जहां तक नेट प्रॉफिट का ताल्लुक है वो माइनस 42,000 ऐड होगा, 34,125 से इंक्रीज हो जाएगा. तो 494,125 हो जाएगा. ठीक है जी. 494,125 एंड 892,000 ऑप्शन बी. ठीक है जी. क्या था, उसने कहा था कि एक कंप्यूटर था, उसको परचेजेस में रिकॉर्ड कर लिया था. तो परचेजेस को माइनस किया, एसेट को डेबिट किया. लेकिन जब कभी एसेट की अमाउंट चेंज होगी साथ में डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी चेंज होगी. फिर हमने इन दोनों की करेक्टिंग एंट्रीज निकाली. फिर हमने देखा कि एसेट का ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कोई इंपैक्ट है? जी नहीं. एसेट का नेट प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट है? जी नहीं, खाली छोड़ दिया. परचेज का कोई इंपैक्ट है ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर? जी हाँ, परचेज ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगी क्योंकि क्रेडिट हो रही हैं और नेट प्रॉफिट में भी ऐड हो जाएंगी. ठीक है, क्योंकि ये दोनों को इंपैक्ट करती हैं, क्योंकि दोनों से ऊपर फॉल कर रही होती है. डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे लिखा होता है, हमने निचली स्टेटमेंट्स में आ रहा होता है. और नेट प्रॉफिट जो है वो 7875 इधर से माइनस होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन तो बेसिकली डेबिट हो रही है. तो ये सवाल था जी. अगला सवाल, टिमोथी एंटरप्राइजेस की ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 850 और 460 इनका नेट प्रॉफिट है. It was subsequently discovered that the goods having sales value of rupees 4,500, ऐसी चीजें जिनकी सेल प्राइस 4500 थी, were used for office repairs, वो ऑफिस में इस्तेमाल हो गई, यानी कि हमने खुद ही इस्तेमाल कर ली. जब चीजें हम खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम इसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं.
लेकिन उस एक्सपेंस में प्रॉफिट का एलिमेंट शामिल नहीं होता। हमें सेल्स वैल्यू नहीं चाहिए उन चीजों की, हमें उन वैल्यूज की, उन आइटम्स की परचेज वैल्यू चाहिए, कॉस्ट वैल्यू चाहिए कि वो कितने की आई थी। उसने कहा इसकी कोई एंट्री नहीं की है, टीई पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड यूज करता है। इसका मतलब यह है कि ये रेंट पे वो इसकी गुड्स की इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स में एंट्री करता है। TE uses the periodic inventory method and goods are sold at cost plus markup of 25%. कॉस्ट प्लस के वर्ड से भी हमें पता चल जाएगा कि ये मार्कअप है, ये कॉस्ट प्लस का वर्ड ना भी लिखा हो तो हमें पता चल जाएगा कि ये मार्कअप है। कंप्यूट द करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब हमने सिर्फ ये करना है कि इन 4500 रुपए की आइटम्स की, इन 4500 की आइटम्स की हम लोगों ने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और उसकी हम लोगों ने एक रिपेयर की एंट्री रिकॉर्ड कर देनी। देखिए अगर हम लोग अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कोई अकाउंटिंग कोई चीज यूज कर लेंगे, कोई प्रोडक्ट वगैरह, तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम उसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, वो जो भी है रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो भी हमारा रिपेयर एक्सपेंस है वो डेबिट होगा। क्रेडिट किसको करेंगे, हमने गुड्स ली है, परचेजेस को। इन्वेंट्री का अकाउंट मेंटेन होता है जब हम परपेचुअल मेथड यूज करते हैं, और परचेज का अकाउंट यूज होता है जब हम लोग पीरियोडिक मेथड यूज करते हैं। तो हमारे पास है 4500 की आइटम्स, ये इनकी सेल प्राइस है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का मतलब है कि सेल्स बटा 125 करना होगा, मल्टीप्लाई पे 100 करना होगा। आइटम्स की कॉस्ट कितनी आएगी जनाब, 3600। तो हमने रिपेयर एक्सपेंस 3600 से डेबिट करने हैं, परचेजेस हमारी 3600 से क्रेडिट होंगी। कैसे अभी करके मैं बताता हूं आपको। देखें हम लोग कहते हैं ना जी, सेल प्राइस, प्रॉफिट, कॉस्ट। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो कॉस्ट 100% है, प्रॉफिट 25 है, तो सेल्स 125 होगी। अमाउंट की अगर हम बात करें तो जो उसने अमाउंट हमें दी है वो है हमारी सेल प्राइस 4500 की। तो हम सेल प्राइस को उसकी परसेंटेज से डिवाइड करेंगे और जो चीज फाइंड आउट करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो 125 4500 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपने कहा है कितना आता है जी, 3600। और 900 रुपए का हमारा जो है वो प्रॉफिट होगा। खैर अभी हमें क्या चाहिए था, हमें 3600 चाहिए था, 3600 की हमने अकाउंटिंग एंट्री कर दी। अब जरा मुझे बताइए कि रिपेयर एक्सपेंसेस से जीपी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा और नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। रिपेयर एक्सपेंसेस हमारे जीपी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं लाते क्योंकि ये जीपी से नीचे फॉल कर रहे होते हैं, और नेट प्रॉफिट के ऊपर 3600 रुपए का डिक्रीज आ जाएगा रिपेयर एक्सपेंसेस के तौर पे। एक्सपेंस रिकॉर्ड किए ना हमने। परचेजेस जो है ये हमारे जीपी में इंक्रीज का बाइस बनेंगे क्योंकि जीपी में आते हैं और ये आइटम क्रेडिट हो रही है, और नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज का बाइस बनेंगे। यानी कि सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट को तो तंग करेंगे ही करेंगे। नेट प्रॉफिट के ऊपर सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस का इंपैक्ट आता है। तो इसका मतलब यह है कि नेट प्रॉफिट में तो जीरो इंपैक्ट आएगा, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में 3600 ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। नेट प्रॉफिट जो है वो हर चीज से इफेक्ट होगा, क्योंकि इनकम हो या एक्सपेंस, सेल हो या परचेज, ट्रेडिंग का कोई भी अकाउंट हो और क्लोजिंग स्टॉक हो, उन सब का इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पे तो आता ही आता है। ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर सिर्फ सेल, परचेज, कॉस्ट ऑफ सेल्स की आइटम्स, इन 3-4 चीजों का इंपैक्ट आता है बस, बाकी चीजों का इंपैक्ट उसके ऊपर नहीं आता। तो ये हमारी जनाब आइटम होगी 3600, ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होगा, नेट प्रॉफिट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो नेट प्रॉफिट हमारा सेम रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में 3600 ऐड हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है जी। अब टिमोथी वाले मैंने सवाल नहीं करने, बहुत कर लिए। ठीक है जी। तो इसमें अब एरर्स ही हैं, हम लोग हर सिचुएशन में एरर को, उसकी करेक्टिंग एंट्री आइडेंटिफाई करेंगे, उसका प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। करेक्ट करेक्ट अमाउंट्स बट इनकरेक्ट साइड्स। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर इज इंडिकेटेड बाय प्रीसीडिंग फ्रेज। करेक्ट अमाउंट्स हैं बट इनकरेक्ट साइड्स हैं। ये पता नहीं 2 दफा क्यों लिखा हुआ है, चले इसको 1 दफा इग्नोर करते हैं। हम लोग कहते हैं करेक्ट अमाउंट्स हैं, इनकरेक्ट साइड्स हैं।
ठीक है जी, हम लोगों ने सही अमाउंट से एंट्री की है लेकिन साइड्स गलत है, जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया। ठीक है जी, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री हमने कर दी, हमने कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री की है। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री ये तब होता है जब हम लोग गलत इनवॉइस से पकड़ के एंट्री कर दें। एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कमीशन किसी एक अकाउंट में एरर होता है, हमने बिल्कुल जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया, ये कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज होता है। आफ्टर प्रिपेयरिंग of the draft financial statement, it was discovered that the inventory item lost in a fire incident were ignored altogether. If the entity follow periodic inventory method, what would be the effect of correction? देखिएगा जरा, periodic inventory method में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइटम्स की मैनुअल काउंटिंग करते हैं और उसके बाद हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, सॉरी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री करते हैं ना हम, किसमें, पीरियोडिक मेथड में। परपेचुअल मेथड में क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री होती है जी नहीं, परपेचुअल मेथड में क्लोजिंग स्टॉक खुद ही आ जाता है, ट्रायल के अंदर होता है। अच्छा, उसने कहा जी कि ये एंट्री आपने किया लेकिन इसको करते हुए कुछ आइटम्स जो आपकी लॉस्ट इन फायर हो गई थी आपने उनको इग्नोर कर दिया। बोले तो आपने क्या किया कि आपकी कुछ आइटम्स, उसने कहा कि सर कितनी आइटम्स लिखी, हमने कहा 10,000, उसने कहा जी नहीं 200 आइटम जल गई थी आग में, हमने कहा चलो भाग जाओ, हमने नहीं लिखना। तो बेसिकली हम अपनी इन्वेंट्री आइटम्स को ओवरस्टेट कर रहे हैं। अब इन्वेंट्रीज आइटम्स को कम करना पड़ेगा, जब इन्वेंट्री आइटम को कम करेंगे तो ये एंट्री रिवर्स होगी, इन्वेंट्री रिवर्स होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट होगा। उसने पूछा ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट होने से ग्रॉस प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट आता है और नेट प्रॉफिट पे भी। अब क्योंकि ये डेबिट हो रही है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा, नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा। तो हमारा जो इंपैक्ट है वो है जी डिक्रीज एंड डिक्रीज, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इन दोनों में डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो करेक्टिंग एंट्री है उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो रहा है और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है ये एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट होता है जो जीपी और एनपी दोनों को इंपैक्ट करता है। और अगर वो जीपी और एनपी दोनों को इंपैक्ट करेगा तो फिर क्या होगा जी, फिर वो हमारे प्रॉफिट्स को माइनस करेगा, डेबिट है तो माइनस होगा प्रॉफिट्स में से। ठीक है जी, जेली ट्रेडर्स का क्वेश्चन शुरू हो गया, ये भी पास पेपर का एक सवाल है, मिड जर्नी एंटरप्राइज का भी पास पेपर का सवाल है। कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर एमसीक्यूज है तो उनको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आपके सारे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, छोटे छोटे एरर्स हैं जिनको ठीक करना होगा और फिर उसके बाद आपने उसका प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है जी, तो आई थिंक अब इसके लिए काफी प्रैक्टिस हो गई है, बाकी प्रैक्टिस अब आप लोग जरा खुद करके देखें। इसमें अगर किसी क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो देन वी विल बी डिस्कसिंग दैट। तो हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एरिया पढ़ा है, हमने कहा कि कोई भी एरर हो उसको ठीक करना है तो रॉन्ग एंट्री रिवर्स करें, करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड करें, उनको जमा करें तो हमारे पास जो है वो करेक्टिंग एंट्री आ जाती है। करेक्टिंग एंट्री जो होती है वो क्या करती है, जो ऊपर पहले से एंट्री हो गई होती है उसका इंपैक्ट जो है उसको खत्म करती है, रिवर्स करती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम पुरानी एंट्री जाके डिलीट करेंगे, पुरानी एंट्री वहीं पर रहती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर कोई ऐसी एंट्रीज हो जिससे कि हमारा जो रॉन्ग एंट्री है वो टैली ना हो तो फिर सस्पेंस अकाउंट का इंपैक्ट बीच में आता है। सस्पेंस अकाउंट एक नॉमिनल लेजर होता है जिसमें हम थोड़ी देर के लिए आइटम्स डालते हैं, उसके बाद हम उसमें से रेलिवेंट जगहों पे अमाउंट्स ट्रांसफर करते जाते हैं और उसके बाद हम उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, फिर हम लोगों ने कहा कि प्रॉफिट को करेक्ट करना भी बड़ा आसान है, हर वो आइटम जो उसके टोटल के अंदर अपना हिस्सा डालती है वो चेंज होगी तो हमारा टोटल भी चेंज होगा। अब चेंज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो डिपेंड करता है कि किस आइटम के ऊपर इंपैक्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग सेल्स के ऊपर इंपैक्ट की बात कर रहे हैं तो सेल्स की नेचर क्योंकि क्रेडिट होती है तो हर वो चीज जो क्रेडिट हो रही है और सेल्स को इंपैक्ट करती है वो सेल्स में ऐड होगी और हर वो चीज जो डेबिट हो रही है उसमें से माइनस होगी। अगर हम करेक्ट एसेट्स की बात करेंगे तो एसेट की नेचर क्योंकि डेबिट होती है तो हर वो आइटम जो एसेट को इंपैक्ट कर रही है अगर उसकी कोई करेक्टिंग एंट्री होगी तो वो डेबिट होगी तो ऐड होगी, क्रेडिट होगी तो माइनस होगी। ठीक है, सेम नेचर है, ऐड होगी, डिफरेंट नेचर है, माइनस होगी। तो उससे हम लोग जो है ना अपने करेक्टेड प्रॉफिट पे पहुंच जाते हैं। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो फिर इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छी समझ आएगी। प्रैक्टिस इसकी कीजिएगा, जो क्वेश्चन समझ ना आए वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस। ठीक है जी, दिस कंक्लूड्स द टॉपिक हियर। आप लोग इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर कल हम लोग कुछ और चीजें देखेंगे। थैंक यू।